उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में हम आए हुए हैं जिला गाजियाबाद। यहाँ पर कुछ स्थानीय लोगों से बातचीत करते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? आशु। क्या है यहाँ पर, क्या चल रहा है, क्या है जनता का मूड? जनता तो यहाँ भाजपा को चाहती है और पहले भी यहाँ भाजपा ही जीती है। पिछली बार भी यहाँ पाँचों के पाँचों सीट जिले की भाजपा के पास थी और इस बार भी मुझे लगता है कि भाजपा के पास जाएंगे। नहीं, पिछली बार तो बड़ा प्रचंड बहुमत मिला था, लेकिन इस बार कुछ स्थानीय मुद्दे ज़्यादा हैं। किसानों का मुद्दा काफ़ी हावी रहा है पिछले 1-1.5 साल से, तो उसका कुछ इफेक्ट पड़ेगा गाजियाबाद में? किसानों का जो मुद्दा था उसमें सरकार ने किसानों की बात मानते हुए उसको वापस ले लिया है और जो किसान ने के लिए गवर्नमेंट ने कदम उठाए हैं, किसान के हित के जो कदम उठाए हैं, उसमें मुझे लगता है किसानों को पूरा संतुष्ट किया है और किसान भी भाजपा को बहुत अच्छी संख्या में यहाँ वोट दे रहा है। मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है। ये इस एरिया को, पश्चिम उत्तर प्रदेश को जाट बहुल एरिया माना जाता है और कहा जाता है जाट आजकल बीजेपी से बहुत नाखुश है तथा जयंत चौधरी जो कि जाटों के बहुत बड़े नेता चौधरी चरण सिंह के पोते हैं, वो आजकल गठबंधन के साथ हैं। तो इसका क्या असर देखने को मिलेगा? जयंत चौधरी जी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और चौधरी चरण सिंह एक बड़ा नाम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर भाजपा के साथ एक लगाव बन चुका है जाटों का। एक्चुअल में क्या है कि जाट अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री नहीं देख सकता। समस्या यहाँ है। उसका क्या कारण है? मुलायम सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे और जाटों का आरक्षण हुआ जो हमें राम प्रकाश गुप्ता जी ने उत्तर प्रदेश में दिया, तो सबसे पहले उसके खिलाफ कोर्ट में जाने वाले जो थे वो समाजवादी के लोग थे जी। उन्होंने जाटों के खिलाफ जाके वहाँ रिट दायर की। मैं खुद जाट हूँ। हमारे खिलाफ जो उत्तर प्रदेश में रिट करने वाले थे वो समाजवादी पार्टी के लोग थे, पर हमारा आरक्षण उत्तर प्रदेश से नहीं हट पाया और राम प्रकाश गुप्ता जी जो भाजपा के मुख्यमंत्री थे उन्होंने हमें दिया। तो ये तो सदा से ही हमारे खिलाफ था। उत्पीड़न जब भी जाटों का सबसे ज़्यादा किया वो समाजवादी सरकार में हुआ। समाजवादी सरकार जब भी आई, ओबीसी के नाम पर जो भर्तियां हुई वो चंद जो जिले रहते हैं, एटा, इटावा, मैनपुरी, उनसे ही सारी भर्तियां हो जाती हैं। हमारा युवा देखता रह जाता है और अब जो भर्तियां हुई हैं इस राज्य में, योगी जी के राज्य में, हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश के एक एक गांव से 20-20, 30-30 जवान लड़के वो सब भर्ती पाए हैं। बिना 1 रुपया दिए उनकी भर्ती हुई है। तो जाट पसंद करता है। एक्चुअल में मुख्यमंत्री के कैंडिडेट तो अखिलेश जी हैं ना, बात ये है। और अखिलेश जी को जाट पसंद नहीं करता। आपको क्या लगता है यहाँ पर कैसे क्या स्थानीय मुद्दे होंगे जो आपके विरोधी आजकल कहते हैं गाजियाबाद में विकास नहीं हुआ, या ऐसे कार्य हैं जो अभी आपके एमएलए दोबारा चुन के आएंगे तो करेंगे जो वो पिछले टेन्योर में नहीं कर पाए? देखिए, पहली बात तो अगर विरोधी ये कहते हैं कि विकास नहीं हुआ तो मैं 2-3 चीज़ें पूछना चाहता हूँ। गाजियाबाद 14 लेन एक्सप्रेसवे से जुड़ा दिल्ली से, जो इस सरकार ने जुड़वाया। गाजियाबाद में रैपिड रेल बन रही है जो इस सरकार की देन है, जो मौजूदा सरकार है। गाजियाबाद के अंदर 24 घंटे बिजली आती है जो मौजूदा सरकार की देन है। गाजियाबाद में एक सुरक्षा का माहौल है जो मौजूदा सरकार की देन है। एक सरकार से हम क्या चाहते हैं? एक सरकार से हम ये चाहते हैं कि वो हमें सुरक्षा दे, अच्छा माहौल दे। गाजियाबाद एक व्यापारिक ज़िला है। गाजियाबाद और नोएडा, अगर मैं कहूँ कि उत्तर प्रदेश के रेवेन्यू देने में ये ज़िले बड़ी भूमिका निभाते हैं। जो व्यापार का माहौल, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, अगर योगी जी इस प्रदेश को 2nd रैंक पर लाए हैं ऑल इंडिया में, तो इससे मतलब ये है कि यहाँ इंडस्ट्रियल आ रही है, नहीं, व्यापार बढ़ रहा है, अच्छा माहौल हो रहा है, बिजली मिल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हुआ है। तो विरोधियों के पास तो मुद्दा ही नहीं है। नहीं, पिछले 1-1.5 महीने में देखा जाए तो काफ़ी बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मंत्रियों ने बीजेपी को छोड़ दिया
और बीजेपी के अंदर उन्होंने कुछ भय का माहौल बनाया। यहाँ तक कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं उनको तो मौसम विशेषज्ञ कहा जाता है कि वो जिस पार्टी में जाते हैं वही पार्टी सत्ता में आ जाती है। तो उस विषय में आप क्या कहेंगे? क्योंकि उसी वजह से शायद विरोधी ये भी कह रहे हैं कि मोदी, योगी और बाकी जितने भी बड़े बड़े नेता हैं बीजेपी के, उनको बहुत धुआंधार प्रचार करना पड़ रहा है वेस्टर्न यूपी में खास करके। मैं आपसे ज़रा बताता हूँ, ये सब अपने अपने परिवार के लिए टिकट चाहते थे जी। और ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है जी। यहाँ कार्यकर्ता को टिकट दिया जाता है और कार्यकर्ता ही यहाँ चुनाव लड़ते हैं। यहाँ किसी के परिवार को टिकट नहीं दिया जाता कि आप भी टिकट लीजिए, अपनी पत्नी का भी टिकट पक्का कराइए, अपने बेटे का भी टिकट पक्का कराइए। भाजपा में नहीं चलता, इसलिए वो चले गए। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी का हर नेता, वो अपने आप को नेता नहीं कहता, वो अपने आप को कार्यकर्ता कहता है। डोर टू डोर प्रचार में जाने की हमारे यहाँ परंपरा है। जब वो डोर टू डोर प्रचार में लोग जाते हैं तो ये उसको एक मुद्दा बनाते हैं, बात कहते हैं कि इनको डोर टू डोर जाने के लिए मिल गया। अरे ये तो जनता से सीधी कनेक्टिविटी करना, ये तो एक नेता की खूबी है। भाई तुम लोग नहीं कर सकते। नहीं, वो कह रहे हैं कि इनको हारने का डर है इसलिए ज़्यादा प्रचार करना पड़ रहा है। बीजेपी सदा अटैकिंग चुनाव लड़ती है। बीजेपी किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लड़ती। बीजेपी हर चुनाव को अटैकिंग रूप में लड़ती है। बीजेपी का बूथ से लेके और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक हर चुनाव को अटैकिंग मूड में लड़ता है। अभी आपने परिवारवाद की बात की, लेकिन अपर्णा यादव जो पहले समाजवादी पार्टी और उनके परिवार की भी बहू हैं, जब वो उस परिवार में होती हैं तब तो आप परिवारवाद कहते हैं, लेकिन जब वो बीजेपी में आ जाती हैं तो परिवारवाद ख़त्म हो जाता है। नहीं, वो हमारे यहाँ के वो चुनाव कहाँ लड़ रही है? नहीं, आई तो वो चुनाव के लिए मूड में थी ना। नहीं तो वो आके यहाँ काम करें, पार्टी में काम करें। पार्टी में काम करने के लिए तो सभी लोग आते हैं, काम करें ना, काम करेंगे। काम करने के लिए कौन मना करता है किसी? आपकी एक और मंत्री स्वाति सिंह का भी टिकट काट दिया गया लखनऊ से। उन्हें संगठन में काम कराया जाएगा। उनके पति को तो टिकट हो गया बलिया से। नहीं, कुछ लोगों का मानना है जो लोग छोड़ के गए थे उनके टिकट भी कट रहे थे, ये क्या सत्ता है? मुझे लगता है कि उनको इस बात का भी डर होगा कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, इसलिए उनका टिकट कटने का डर होगा और उनके परिवार को टिकट नहीं दिए जा रहे होंगे, इसलिए वो लोग चले गए। आपको क्या लगता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी कितनी सीटें जीतेगी? क्लीन स्वीप करेगी, पिछली बार की तरह क्लीन स्वीप करेगी पहले की तरह। 10 मार्च को क्या देखेंगे हम? 10 मार्च को यहाँ होली और दिवाली दोनों मनाई जाएगी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में हम आज आए हुए हैं बुलंदशहर। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो ज़िला है किसान आंदोलन का केंद्र बिंदु रहा है। यहाँ पर कुछ स्थानीय लोगों से बातचीत करते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदर्श देव शर्मा है और मैं जिला कांग्रेस कमेटी का प्रवक्ता हूँ। तो फिर आप कांग्रेस को ही वोट करेंगे? हाँ, स्वाभाविक है, तो कांग्रेस के अलावा और कुछ नहीं। अभी पिछले अगर 30-32 सालों में देखा जाए तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस एकदम हाशिए पे पहुँच गई है। तो आपको क्या लगता है, क्या उम्मीद है आपको? नहीं, देखिए, हाशिए पे नहीं है। दरअसल क्या है, हमारे उत्तर प्रदेश में और वेस्टर्न यूपी की बात मैं करूँ, बुलंदशहर जनपद की भी बात करूँ जी, तो दरअसल ये जब से क्षेत्रीय पार्टियाँ या हमारे यूपी में जी विकसित हुई हैं जी, तभी से पूरे लोग जात पात धर्म के नाम पर आपस में बंट गए जी। कांग्रेस कभी कम नहीं हुई, हमेशा बढ़ी है। लेकिन जब 7% वोट रह गया आपका यहाँ पर। मैंने आपसे कहा नहीं, ये जब जात पात के नाम पे लोग वोट कास्ट करने लगेंगे तो आपस में बंट गए जी। और बंटने का अर्थ ये हुआ कि जो हमारा वोट बैंक था, हालांकि कांग्रेस को हमेशा धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, हमेशा सारी जातियों का, सभी धर्म वर्ग के लोगों का, किसानों का, नौजवानों का, महिलाओं का, दलितों का, पिछड़ों का, सभी का वोट हमको मिलता रहा है। ये अलग बात है, पिछले 3-4 दशकों से नहीं मिल रहा है। हाँ, ये कुछ रहा है, पता और नहीं। 2019 के चुनाव में तो राहुल गांधी जी भी अमेठी की सीट हार गए, जो कि उनकी परंपरागत सीट थी और वो कभी भी नहीं हारते थे। देखिए साहब, मैं नहीं मानता या कोई भी नहीं मानता उनको, वो हारे नहीं, उनको तो हराया गया है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। हारे नहीं है, राहुल गांधी कभी नहीं हार सकते, कहीं से भी लड़ लें पूरे हिंदुस्तान में, उनको हराया गया। मैं तो ये कहूँगा, कैसे हराया ये मैं नहीं कह सकता। अच्छा, चलिए, ये आपका अपना विचार हो सकता है, लेकिन फिलहाल आपको क्या स्थानीय मुद्दे लग रहे हैं जिससे कि आपको लगता है पार्टी रिवाइव कर जाएगी यहाँ पर? देखिए, बुरा हाल है इस वक्त उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में
किसान भाइयों ने कितने दिन आंदोलन किया एमएसपी को लेकर, फसलों को लेकर, बहुत सारी मांगों को लेकर, कोई गौर नहीं किया नहीं, अब मौजूदा तो गवर्नमेंट। मान ली ना मांगे उनकी। हाँ नहीं, अब तो मान लिया, लेकिन आप सालों तक वहाँ पड़े रहे, गर्मी में, बरसात में, जाड़े में, हैं इतने लोग थे, 700 किसानों की डेथ भी हो गई, महंगाई इस कदर है, नौजवान आज फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, कंपनियाँ बंद हो गई। लेकिन इसका फ़ायदा तो समाजवादी पार्टी ले रही है। नहीं, वो ले रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, कांग्रेस हर जगह लीड कर रही है। ये कहना कि समाजवादी, ऐसा नहीं, कांग्रेस सब जगह है और बहुत अच्छी स्थिति में इस वक्त कांग्रेस है, ये हम विश्वास के साथ कह सकते हैं। अच्छा, आइए आपसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राकेश बोयत वाल्मीकि, बुलंदशहर विधानसभा को देख रहा हूँ मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से। जी पिछले 2 माह से यहाँ पर हूँ जी और जिस प्रकार का वातावरण यहाँ के चुनाव में है, जी ये चुनाव उत्तर प्रदेश मात्र का चुनाव नहीं है, जी ये चुनाव इस देश के भविष्य का सवाल है। भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है। जिन मुद्दों को लेकर ये सन 2014 में 19 में ये देश पे काबिज हुए, उत्तर प्रदेश की 5 वर्ष पूर्व योगी जी की सरकार जिन मुद्दों को लेकर आई, जी यहाँ पर स्थानीय स्तर पर एक भी उनका घोषणा पत्र का एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया इन 5 वर्षों में। जो उन्होंने कहा था कि ये महंगाई कम कर देंगे, जी। बेरोजगारी को हम कम कर देंगे। नहीं, बट महंगाई और बेरोजगारी तो 70 साल से मुद्दा है, ये तो हर चुनाव में आगे भी रहेंगी, चाहे किसी की गवर्नमेंट आ जाए। आप देखें, जब कांग्रेस के शासन में जब महंगाई का मुद्दा हुआ तो किसानों का 72,000 करोड़ का ऋण माफ करके नरेगा योजना लाकर उन पैसों से मार्केट को अप किया गया। बट कांग्रेस ने ही सबसे ज़्यादा देश पे शासन किया है, फिर तो अगर आप अच्छे और बुरे दोनों के लिए लेना चाहेंगे तो बुरे का भी लेंगे क्रेडिट। हाँ, तुलनात्मक आए तुलनात्मक अध्ययन करें। इनके 10 वर्षों का और कांग्रेस के 10 वर्षों का, मनमोहन सिंह जी के और नरेंद्र मोदी जी के 10 वर्षों का तुलनात्मक अध्ययन हो जाए कि किस प्रकार की इनकी विकास की नीतियाँ, किस प्रकार की रोजगार की बात सही हो सकती है, लेकिन आप अपनी बात पब्लिक तक क्यों नहीं पहुंचा पा रहे? पब्लिक तक पहुंच रही है तो फिर वो रिजल्ट में क्यों नहीं आ रही? 200 रुपए का जब सरसों का तेल ले रही है और 1000 रुपए का जब गैस सिलेंडर ले रही है पब्लिक, तो वो इस बार और पिछले 3 वर्षों में जिस प्रकार से प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश की लड़ाई लड़ी, यहाँ के दलितों के मान व सम्मान की लड़ाई लड़ी, यहाँ के बेरोजगारों के मान व सम्मान की लड़ाई लड़ी, यहाँ पर कोई भी संगठन जनता की आवाज़ में अपनी आवाज़ को नहीं मिलाया। प्रियंका दीदी एकमात्र कांग्रेस की नेता थी जिन्होंने पूरी कांग्रेस को साथ में लेते हुए यहाँ के हर गरीब की आवाज़ में अपनी आवाज़ को मिलाया, दलित की आवाज़ में अपनी आवाज़ को मिलाया। मैं वेस्टर्न यूपी में कुछ जगह गया था, वहाँ पर लोगों का मानना था कि कोरोना काल में प्रियंका जी ने काफ़ी काम किया है। मुस्लिम समुदाय के लोगों का भी ये मानना था कि हाँ, वो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा आई, जो कि वहाँ के सिटिंग विधायक या MP नहीं आए, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग आपको वोट नहीं करना चाह रहे। वो कह रहे हैं कांग्रेस फाइट में नहीं है, और हम कांग्रेस को अच्छा मानते हैं, लेकिन चूंकि कांग्रेस फाइट में नहीं है इसलिए हम दूसरे क्षेत्रीय पार्टियों को वोट करना चाह रहे हैं। कांग्रेस फाइट में जिस प्रकार से हाथरस की घटना हो, जिस प्रकार से आगरा की घटना हो, जिस प्रकार से किसानों का मुद्दा हो, इन्होंने बिना किसानों के मांगे थे कि 3 काले कानून ला दिए और फिर उसके लाभ गिनाने लगे पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो आज हमारा अन्नदाता इनसे बदला लेगा। जो 700 किसान जो शहीद हुए हैं, उनकी आत्माएं वो कह रही है कि इनसे बदला लेना है और बदला मत के रूप में लेना है। इनको सबक सिखाने के लिए यहाँ की उत्तर प्रदेश की आवाम तैयार है और सभी धर्मों के लोग मिलकर इस बार कांग्रेस के पक्ष में मतदान कर रहे हैं। मैं हर बस्ती में गया हूँ, यहाँ के लोगों का माहौल देखा है। जब कैंडिडेट हमारा जनसंपर्क में बड़े उत्साह से उसका स्वागत और अभिनंदन और उसको आश्वस्त कर रहे हैं कि हम पंजे के निशान पर इस बार वोट देंगे। ये हमारे प्रत्याशी जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, आप देखेंगे आपराधिक नहीं है, आप देखेंगे चोरी मुकदमा नहीं है, लूट कसोट वाले नहीं है। बाकी अन्य दलों के प्रत्याशियों की छवि आप देख सकते हैं, भाजपा वालों की देख सकते हैं और दूसरे दलों। 2017 में आपका गठबंधन समाजवादी पार्टी से था और उस समय बहुत प्रचंड बहुमत बीजेपी को मिला। इस बार समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय लोकदल के साथ किया है। दोनों गठबंधन में आप क्या अंतर देखते हैं? बात सवाल गठबंधन की नहीं है, सवाल है इस उत्तर प्रदेश के साथ में देश के भविष्य की। प्रियंका दीदी जी ने साफ कहा है कि हम भाजपा को सत्ता में नहीं आने देंगे, चाहे किसी को भी। और ये बात सत्य है कि कांग्रेस के बिना उत्तर प्रदेश की सरकार किसी की बनेगी नहीं। आप 10 मार्च को क्या देखते हैं? 10 मार्च को
जिसकी कल्पना नहीं कर पा रहे लोग, वो परिणाम आएंगे और पंजे के निशान आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेंगे। और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका कांग्रेस पार्टी की होगी। अच्छा, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में हम आज आए हुए हैं बुलंदशहर। ये बुलंदशहर जिला पश्चिमी उत्तर प्रदेश का और किसान आंदोलन का केंद्र बिंदु रहा था। आइए यहाँ पर कुछ स्थानीय लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मतलूब अली है। क्या स्थिति लगती है यहाँ की बुलंदशहर? चुनाव की स्थिति ये है कि जो पिछले 5 साल में जनता ने भोगा है जी, और नौजवानों ने भोगा है, किसानों ने भोगा है जी, महिलाओं ने भोगा है, और रसोई महंगी हो गई, सब कुछ महंगा हो गया, उन स्थितियों में चुनाव हो रहा है। जी, तो हालात बिल्कुल सत्ता पक्ष के खिलाफ है। जी, बेरोजगारी है। जिन नौजवानों ने बहुत उत्साह के साथ वोट दिया था कि रोजगार मिलेगा, उन्होंने वादा किया था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे सालाना, वो मिला नहीं। किसानों की आमदनी 1.5 गुना करेंगे, 1.5 गुना के बजाय किसानों को बिल्कुल फट करके मार दिया। आवारा पशु किसानों की फसलों को खा रहे, और किसान सारी रात जाड़े में ठिठर के उन्हें रखा रहा है। और बहुत सारे कई जगह ये हादसे हुए हैं कि आवारा पशुओं ने किसानों को मार दिया जान से। उन हालात में इलेक्शन है कि जब देश का अन्नदाता 13 महीने बॉर्डर पर बैठा रहा अपनी मांगों को लेकर कि ये कानून हम पे मत थोपिए, ये कानून हमारे खिलाफ है, हमें नहीं चाहिए ये कानून, हमें MSP पे गारंटी चाहिए। लेकिन क्योंकि उनकी पॉलिसी थी और वो लोग ये चाहते थे, क्योंकि बहुत पहले आप याद करिए 2004 में जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तो उस वक्त शिवनाथ नाम की नदी छत्तीसगढ़ में बेची गई थी। तो ये प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि जो हमारे यहाँ कानून था जल नीति जो अंग्रेज ने बनाई थी, उसमें ये था कि जो किसान की धरती ज़मीन में पैदा होने वाला वो किसान मालिक होगा। ये पानी पे भी टैक्स लगाना चाहते हैं, ये तमाम चीज़ें प्राइवेट सेक्टर में देना चाहते हैं। तो इसके मायने ये हैं कि जो दलित समाज है, OBC है, उसका रिजर्वेशन स्वतः ही ख़त्म हो जाएगा। इन्हें ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है, लोकसभा में बिल लाने की ज़रूरत नहीं है। जब तमाम प्राइवेट हो जाएगा, रेलवे प्राइवेट होगी, एयरपोर्ट प्राइवेट होंगे, एयरलाइंस हमारी नहीं होगी, हथियार बनाने के कारखाने हमारे नहीं, जब तमाम प्राइवेट सेक्टर में चला जाएगा तो रिजर्वेशन स्वतः ही ख़त्म हो जाएगा। ये बात उन रिजर्वेशन का लाभ उठाने वाले लोग, वो दलित हों, OBC हों, उनके समझ में आ गई ये बात। तो जो इनका एक चल रहा था सिक्का कि हिंदू मुस्लिम करिए, राम के नाम पे वोट लीजिए और नफरत फैलाइए, अब इन्होंने बहुत प्रयास कर लिया। कैराना में प्रयास किया, योगी जी ने क्या क्या बयान नहीं दिए, लेकिन जनता अब चाहती है विकास, जनता चाहती है भाईचारा, जनता चाहती है महंगाई से छुटकारा। जो बिजली के दाम बढ़े हैं, उन बिजली के दामों से छुटकारा चाहती है जनता। जनता चाहती है कि समाजवादी पार्टी का जो घोषणा पत्र है गठबंधन का, 300 यूनिट बिजली फ्री, किसानों की आपासी फ्री मुफ्त, किसानों की बिजली। पिछली बार समाजवादी पार्टी की केवल 47 सीटें थी और अब 202 तक पहुंचने के लिए आपको नहीं लगता काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी? नहीं, कोई मेहनत नहीं है। देखिए, हम पूर्ण रूप से जो है बहुमत की हमारी सरकार थी 12 में, लेकिन जब चुनाव हुआ 17 में तो हम 47 पर रुक गए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि कहीं ना कहीं हमसे कुछ कमियां रही होंगी, नफरत जीत गई और विकास हार गया। पिछली बार अखिलेश सरकार के ऊपर सिर्फ एक ही आरोप ज़्यादा लगता था कि इस सरकार में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ख़राब है, और वो आपके विरोधी इस बार कहते हैं कि हमने लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत अच्छा कर दिया है। जो लोग ये कहते हैं कि हमने लॉ एंड ऑर्डर अच्छा कर दिया, तो अभी बुलंदशहर की ही घटना है, मैं उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा। ये आपके यहाँ खुर्जा वो शिकारपुर विधानसभा है, उसमें एक जगह है छतारी के पास एक OBC LR की बच्ची के साथ रेप होता है, उसकी FIR नहीं होती, उसकी अजल मजल नहीं होती, आनन फानन में पुलिस जो है क्रियाक्रम कर देती है, और यहाँ के मंत्री महोदय जो लोग फंसते हैं उन्हें छुड़ा लेते हैं। तो अगर
ओबीसी बच्चियों के साथ ये होगा तो कहाँ कानून व्यवस्था ठीक है? नहीं, अगर 1991 से अभी तक देखें तो सिर्फ एक बार समाजवादी पार्टी का सांसद यहाँ से जीता है, अदरवाइज यहाँ से बीजेपी का ये गढ़ रहा है। 5 की 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी की बढ़त है पिछले चुनावों में। 2019 के हिसाब से भी देखें अगर तो उनमें भी उनकी बढ़त है, 60% वोट उनके पास जा रहा है। तो आपको क्या ऐसा अपने मतदाताओं को बताना पड़ेगा कि वो 60% से उनको कितना आप कम कर पाओगे, और आपको अपने आप को काफ़ी बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो आप जीत पाएंगे इधर। सवाल ये है कि आपने कहा कि 91 से, ये बात सही है कि लोकसभा पे उनका कब्जा रहा है, लेकिन 89 में हमारा कब्जा था दोनों सीटों पे, रिजर्व पे भी, इस पे भी। सारे एमएलए 89 में हमारे थे, 93 में हम जहाँ थे, फिर बसपा और हम थे जहाँ बीजेपी नहीं। बट पिछले 31 वर्षों से तो ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है। हाँ, ये देखिए 91 के बाद एमएलए में कभी बीजेपी का गढ़ नहीं रहा। लोकसभा चुनाव में वो जीते जरूर जी, लेकिन ये जो नफरत थी वो किन्हीं क्षेत्रों में चल गई, और जो उनके खिलाफ वोट था, जो सेकुलर वोट था, जिसे हम कहें भाईचारे के नाम पर देने वाला वोट था, उस वोट का बिखराव था। इस बार उस वोट में बिखराव नहीं। इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में बड़ा एक दिलचस्प पहलू आ गया है कि एमआईएम के ओवैसी जी भी मैदान में ताल ठोक के खड़े हुए हैं। वेस्टर्न यूपी में आपको उसका कितना असर दिखाई देता है? अभी उनके साथ एक घटना भी हो गई, उनके ऊपर गोली भी उनकी गाड़ी के ऊपर चला दी गई, जिसकी वजह से थोड़ा संपैथी वोट भी उनकी तरफ जा रहा है। देखिए, हर पार्टी को अधिकार है कि अपना विस्तार करें, उन्हें भी अधिकार है वो विस्तार करें। और रहा सवाल कि ये जो है घटनाओं का, कि घटना हो जाती हैं और रोजमर्रा घटना होती हैं, तो संपैथी वोट उनकी तरफ जाएगा मुस्लिम समाज का। वैसे घटना करा लेते हैं सिंपैथी की खातिर, तो जनता सब समझ रही है कि उनका कोई खेल नहीं है। जो बिहार में बिगाड़ के आए हैं, यूपी की जनता उन्हें जवाब देगी जैसे पश्चिम बंगाल की जनता ने जवाब दिया था। पिछली बार अगर आप देखें तो समाजवादी पार्टी लगभग 100 सीटों के लगभग 2500 वोटों के अंतराल से हारी थी। तो आपको नहीं लगता अगर ओबीसी फैक्टर चल जाता है तो इस बार फिर से समाजवादी पार्टी के लिए और गठबंधन के लिए काफ़ी मुश्किलें हो जाएंगी? देखिए, हम उन हालात में 100 सीट हारे थे मार्जिन पे, 1000 से 2500 या 3000 के बीच में जी। उन हालात में कि जब पूरे उत्तर प्रदेश में नफरत का बाजार गर्म था, हिंदू मुसलमान, गाय गोबर, मंदिर मस्जिद जब हारे थे जी। आज उनका वो सिक्का नहीं चल रहा, तो उनका बहुत सारा वोट माइनस हो रहा है। तो हमें ये फिक्र ही नहीं है कि कौन क्या करेगा। ओबीसी कहीं लड़ाई में नहीं है, ना ओबीसी का कहीं जिक्र है। हम चुनाव लड़ रहे हैं, भाषणों में तो बहुत भीड़ देखी जाती है, बहुत सारे लोग सुनने आते, बहुत सारे लोग सुनने आते जी। तो क्या वो वोट में तब्दील होंगे? हमें नहीं लगता। श्रद्धेय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह कहते थे कि जो जनता आती है सारी वोटर नहीं होती जी, इसमें 5 सैकड़ा वोटर होते हैं। अच्छा, जाट फैक्टर कितना काम करेगा इस क्षेत्र में? जाट फैक्टर काम करेगा जी। जाट समाज तो बदला लेगा। आप याद करिए, लोकसभा के इलेक्शन के बाद 19 के बाद उन्होंने कहा कि सुधांशु त्रिवेदी का बयान चला नेशनल टीवी पे कि हमने चौधरियों की चौधराहट खत्म कर दी। तो अगर चौधरियों की चौधराहट इसी से थी कि अजीत सिंह और जयंत हार गए, तो फिर आम जाट ये समझ रहा है कि हमें चौधराहट वापस लानी है। योगी जी का बयान था 80-20 का, उस पर आप क्या टिप्पणी करेंगे? देखिए, हमारा नारा है 15 और 85 हमारा है, 15 में हिस्सेदारी है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।